नमस्कार, न्यूज नेक्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओशन और आप देख रहे हैं दिन भर की बड़ी खबरों का बुलेटिन। उम्मीद है कोरोना महामारी के इस काल में आप अपना और अपनों का रख रहे होंगे बेहतर ख्याल। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोरोना मामलों के साथ और जानते हैं कि पिछले 24 घंटे में क्या है कोरोना के हालात। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार अब थमने लगी है। कोरोना के दैनिक मामले लगातार कम हो रहे हैं, तो वहीं मौत का आंकड़ा भी घटा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 45,951 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 817 मरीजों की कोरोना से जान गई है, जो पिछले 78 दिनों में सबसे कम है। नए मामलों के बाद देश में कोरोना का कुल आंकड़ा बढ़कर 3,03,62,848 पहुंच गया है। इसमें से अब तक कुल 3,98,454 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अब तक कुल 2,94,27,330 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 60,729 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। पिछले कुछ दिनों से नए मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा बनी हुई है, जिससे एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं। अब देश में 5,37,064 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज जारी है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.31% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 97% है। एक्टिव केस 2% से कम है। राज्यों की बात करें तो केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। केरल में मंगलवार को बीते 24 घंटे में 13,550 नए कोरोना मामले सामने आए। इस दौरान 104 मरीजों की मौत हो गई। वहीं महाराष्ट्र में बीते दिन 8,085 नए मरीज रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि 231 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई है। तमिलनाडु में मंगलवार को 4,512 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 118 मरीजों ने दम तोड़ा है। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में 3,222 नए मामले सामने आए। इस दौरान 93 मरीजों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में 3,620 नए मरीज मिले हैं, जबकि 41 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। ओडिशा में बीते 24 घंटे में 3,371 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 48 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा असम 2,672, पंजाब 218, तेलंगाना 987 और दिल्ली में मंगलवार को बीते दिन 101 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। 29 जून तक देश भर में 33,28,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 36,51,000 टीके लगाए गए हैं। कोरोना से हुई मौत पर अब केंद्र सरकार को देना होगा मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर केंद्र सरकार को आदेश दिया है। हालांकि मुआवजा कितना होगा, ये फैसला कोर्ट ने सरकार पर छोड़ा है। कोरोना वायरस से मौत होने पर पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है, सरकार उनके परिजनों को मुआवजा दे। हालांकि मुआवजा कितना होगा, ये खुद सरकार को तय करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि कोविड से हुई मौतों पर 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। सर्वोच्च अदालत ने एनडीएमए से कहा है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कम से कम मुआवजा दिया जा सके। कोर्ट ने केंद्र को कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनडीएमए द्वारा तय किया जाएगा कि पीड़ितों को कितनी राशि दी जाए। कोर्ट ने 6 हफ्ते में गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट को जारी करे। वहीं जो सर्टिफिकेट पहले ही जारी हो चुके हैं उनमें सुधार किया जाए। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए के अधिकारियों को फटकार भी लगाई है।
बता दें कि कोरोना से मौत होने पर पीड़ितों को 4 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि आपदा एक्ट के तहत पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा याचिका में कोविड डेथ सर्टिफिकेट को लेकर भी सवाल उठाए गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब तलब किया था। हालांकि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर मुआवजा दिए जाने को लेकर असमर्थता जताई थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि ऐसा करना संभव नहीं है। केंद्र ने कहा था कि 4 लाख रुपए का मुआवजा किसी आपदा में मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को दिया जा रहा है, लेकिन किसी महामारी के वक्त में ऐसा नहीं किया जा सकता है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक देश में कोरोना से अब तक 3,98,454 लोग जान गंवा चुके हैं। हाल ही के वक्त में कोरोना की दूसरी लहर का असर कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी भी तीसरी लहर की आने की संभावना बनी हुई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए नया गाइडलाइंस जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अब प्राइवेट अस्पताल कोरोना वैक्सीन बनाने वाले कंपनी से सीधे वैक्सीन नहीं खरीद पाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के टीकाकरण अभियान को लेकर केंद्र सरकार ने इसमें कुछ अहम बदलाव किए हैं। 1 जुलाई से प्राइवेट अस्पताल अब सीधे वैक्सीन निर्माता से टीके नहीं खरीद सकेंगे। उन्हें अब कोविन पर वैक्सीन का ऑर्डर देना होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने वैक्सीन की मंथली स्टॉक की लिमिट भी तय करने का फैसला लिया है। हर अस्पताल 1 महीने में अधिकतम कितनी डोज का स्टॉक खरीद सकता है, इसका भी फॉर्मूला केंद्र सरकार ने निकाला है। निजी अस्पतालों को वैक्सीन के लिए रोजाना का औसतन निकालने के लिए अपनी पसंद का हफ्ता चुनने की छूट होगी। बता दें, अस्पतालों के लिए जो अभी टीकाकरण अभियान में शामिल होने की योजना बना रहे हैं और जिनका पहले से वैक्सीन की खपत का रिकॉर्ड नहीं है, उनके लिए उपलब्ध बिस्तरों की संख्या के आधार पर वैक्सीन की अधिकतम सीमा तय की जाएगी। 50 बिस्तरों वाला एक अस्पताल अधिकतम 3000 खुराक का आदेश दे सकता है, जबकि 50 से 300 बिस्तरों वाला अस्पताल 6000 खुराक तक और 300 बिस्तरों वाला अस्पताल 10,000 खुराक तक का आदेश दे सकता है। एसओपी दस्तावेज में कहा गया है कि निजी टीकाकरण केंद्र 1 महीने में 4 किस्तों में वैक्सीन का ऑर्डर दे सकता है। दरअसल दस्तावेजों में कहा गया है कि वैक्सीन खरीद के लिए किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा अप्रूवल की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कोविन पर खरीद आदेश को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करना ही पर्याप्त होगा। एक बार डिमांड प्रस्तुत करने के बाद निर्माताओं को देने से पहले जिले और राज्यवार संख्याओं को कोविन एकत्रित करेगा। निजी केंद्रों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण पोर्टल पर वैक्सीन के लिए भुगतान करना होगा। बता दें कि इससे पहले नियम ये था कि 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल सीधे निर्माताओं से खरीद सकते थे और 75% केंद्र अपने हिस्से में रखता था। आपको बता दें, सरकार इन दिनों वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की कवायद में जुटी हुई है। सरकारी अस्पतालों में जहां बड़े पैमानों पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, तो प्राइवेट अस्पतालों में तय कीमत देकर टीका लगवाया जा रहा है। ऐसे में सरकार अब प्राइवेट अस्पतालों को उनकी क्षमता के अनुरूप टीका देगी। जून महीने में टीकाकरण की रफ्तार में तेजी देखी गई। 1 जून से 27 जून तक देश में करीब 10 करोड़ 8 लाख खुराकें लोगों को दी गई। औसतन एक दिन में करीब 40 लाख खुराकें लगी। हालांकि सरकार प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य साध कर चल रही है। ब्राजील सरकार के साथ भारत बायोटेक की हुई डील को लेकर बढ़ते बवाल के बीच अब ब्राजील ने इस डील को ही रद्द कर दिया है। देखिए क्या है पूरा मामला। ब्राजील में भारतीय कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन खरीद को लेकर बवाल मचा हुआ है। विवाद बढ़ने के बाद ब्राजील सरकार ने कोवैक्सीन के लिए किए गए सौदे को सस्पेंड करने का फैसला लिया है। ब्राजील सरकार ने $324 मिलियन के इस कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड कर दिया है। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की है कि उनका देश भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की 2 करोड़ डोज खरीदने के लिए $324 मिलियन के अनुबंध को निलंबित करने जा रहा है।
ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जांच एजेंसी इस वैक्सीन डील की प्रक्रिया की जांच करेगी। दरअसल कोवैक्सीन खरीद मामले में ब्राजील सरकार ऊंची कीमत पर कोवैक्सीन सौदा करने को लेकर उलझती दिख रही है। इस सौदे को लेकर ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पर भ्रष्टाचार को छुपाने के आरोप लग रहे हैं। विवाद बढ़ने पर ब्राजील के राष्ट्रपति सफाई दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसके बाद ब्राजील सरकार ने इस डील को सस्पेंड करने का फैसला किया है। ब्राजील मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब तक इस मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक कोवैक्सीन के लिए की गई डील सस्पेंड ही रहेगी। हालांकि ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बार बार दावा किया गया है कि इस डील में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। दरअसल इस डील को लेकर आरोप है कि ब्राजील ने ऊंची कीमत पर कोवैक्सीन खरीदने का सौदा किया है। इसके लिए ब्राजील स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन खरीदने के लिए दबाव बनाया गया था। इस बारे में राष्ट्रपति जायर को जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद वो डील को नहीं रोक पाए और ब्राजील को महंगी कोवैक्सीन खरीदनी पड़ी। जैसे ये मामला सामने आया तो राष्ट्रपति जायर हर किसी के निशाने पर आ गए। सवाल ये भी था कि ब्राजील के पास फाइजर की वैक्सीन खरीदने का ऑप्शन था, लेकिन उसने भारत बायोटेक से महंगी वैक्सीन क्यों खरीदी। फिलहाल इस सौदे की जांच की बात कही जा रही है। अगर गड़बड़ी के आरोप साबित होते हैं तो राष्ट्रपति जायर की कुर्सी पर भी संकट खड़ा हो सकता है। बुधवार की सुबह फिर एक बार 2 ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। देखिए क्या है पूरा मामला। जम्मू एयरवेज पर ड्रोन हमले के बाद अभी भी हलचल जारी है। पिछले 3 दिन से जम्मू के डिफेंस एरिया में लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। जम्मू जिले में आज सुबह एक बार फिर 2 ड्रोन देखे जाने का दावा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार सुबह सुबह डिफेंस कैंप के पास 2 अलग अलग जगहों पर ड्रोन एक्टिविटी देखी गई। एक ड्रोन सुबह 4:40 पर कालूचक इलाके में दिखा, तो वहीं दूसरा ड्रोन 4:52 पर कुंजवानी में दिखा। ये ड्रोन करीब 800 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। चिंता की बात यह है कि ये सभी गतिविधियां डिफेंस इंस्टॉलेशंस के पास देखी गई। बता दें कि जम्मू में आर्मी से जुड़े इलाकों के पास लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं। सोमवार की देर रात को भी 3 अलग अलग हिस्सों में ड्रोन देखा गया था। जानकारी के मुताबिक तब रत्नाचुक, सुजवान और कुंजवानी में देर रात 1 बजे से सुबह 4 बजे के बीच 3 बार ड्रोन देखा गया। सुरक्षा एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं ये ड्रोन एक था या फिर 3 ड्रोन थे। बता दें कि शनिवार रविवार की दरमियानी रात को जम्मू एयरवेज पर ड्रोन से हमला किया गया था। कुछ मिनट के अंदर 2 धमाके हुए थे। इसमें एक धमाका छत पर हुआ तो दूसरा खुले मैदान में। इस हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इस हमले की जांच ANI को सौंप दी गई है, तो वहीं सरकार भी अलर्ट हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 3 वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की है, जिसमें ड्रोन नीति को लेकर मंथन किया गया है। जनता के ऊपर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। इस बार ये मार दूध निर्माता कंपनी अमूल की तरफ से पड़ी है। कंपनी ने दूध के दामों में बढ़ोतरी कर दी है, जो कि 1 जुलाई से प्रभावी होंगी। लोगों पर महंगाई की मार लगातार बढ़ती ही जा रही है। पेट्रोल डीजल में तो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, अब दूध के भी दाम बढ़ गए हैं। अमूल ने दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा किया है। नई कीमतें 1 जुलाई से लागू हो जाएंगी। गुजरात, दिल्ली, पंजाब के ग्राहकों पर इसका असर पड़ेगा। खाने पीने के सामान से लेकर पेट्रोल डीजल तक महंगा हो गया है, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ा है। इसी के साथ अब अमूल गोल्ड 58 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। इसके अलावा अमूल शक्ति, अमूल ताजा, अमूल टी स्पेशल, अमूल स्लिम एंड ट्रिम दूध के दाम में भी 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। करीब 1.5 साल के बाद अमूल की तरफ से दाम बढ़ाए गए हैं। दरअसल पेट्रोल और डीजल के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा दाम पर बिक रहा है, जिसका सीधा असर खाने पीने की चीजों पर देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि पेट्रोल डीजल के
बढ़ते दामों का असर दूध के रेट पर भी देखने को मिल रहा है। वहीं हरी सब्जियों और फलों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रोजाना घरों में यूज होने वाली चीजों के दाम बढ़ गए हैं, जिससे जनता की जेब पर सीधा असर पड़ा है। दूध की कीमतों में इजाफा होने के बाद दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम में भी इजाफा होगा। अब दूध महंगा होने से घी, पनीर, मक्खन, चीज, लस्सी, आइसक्रीम और छाछ के अलावा चाय, कॉफी, मिठाइयाँ और चॉकलेट तक के दाम में इजाफा हो जाएगा। अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लागत बढ़ने की वजह से दूध के दाम को बढ़ाने का फैसला लिया है। अब अमूल के इस फैसले के बाद मदर डेयरी समेत अन्य कंपनियां भी दूध के दाम में इजाफा कर सकती हैं। कंपनियों का कहना है कि उनके लिए दूध उत्पादन की लागत बढ़ गई है और ऐसे में उनके पास कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। एक तरफ कोरोना ने दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की आम जनता को महंगाई भी समय समय पर झटका दे रही है। स्वामी रामदेव और एलोपैथी का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी रामदेव के स्टेटमेंट का अनकट वीडियो मांगा है। योग गुरु बाबा रामदेव के एलोपैथी पर दिए बयान का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने रामदेव के पूरे इंटरव्यू का बिना एडिट किया हुआ वीडियो मांगा है। बाबा रामदेव पर एक इंटरव्यू के दौरान एलोपैथी और डॉक्टर्स के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। सुनवाई के दौरान रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, स्वामी रामदेव एक पब्लिक फिगर हैं। रामदेव ने डॉक्टर्स को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। रामदेव को लेकर देश भर में विभिन्न FIR दर्ज कर दी गई है। हम ये चाहते हैं कि इन सबको क्लब किया जाए और उनको दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में रोहतगी ने कहा कि रामदेव ने दवा बनाने के बाद तमाम डॉक्टर उनके खिलाफ हो गए हैं। हालांकि उनका जो वीडियो वायरल हुआ है वो सही नहीं था। हम वो वीडियो कोर्ट में सबमिट करेंगे। इस दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने वीडियो की डिमांड की। अब मामले की सुनवाई अगले सोमवार यानी कि 5 जून को होगी। मई में स्वामी रामदेव का कोरोना इलाज में एलोपैथी डॉक्टर्स के बारे में दिया गया बयान वायरल होने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और डॉक्टर्स ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। इसके बाद IMA की पटना और रायपुर यूनिट ने स्वामी रामदेव के खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी थी। इसके बाद कई जगह प्रदर्शन भी किया गया। एम्स के डॉक्टर्स ने काला पट्टी बांधकर काम किया। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की ओर से टिप्पणी को अनुचित करार दिए जाने और पत्र लिखने के बाद बाबा रामदेव ने 23 मई को अपना बयान वापस ले लिया था। करीब 4 साल के बाद राजनीतिक मंच पर दिखेंगे RJD सुप्रीमो लालू यादव। बेटे तेजस्वी यादव इसकी तैयारी में जुट चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद 5 जुलाई को लगभग 4 साल बाद किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 5 जुलाई को RJD का स्थापना दिवस है। RJD 25वें स्थापना दिवस को सिल्वर जुबली कार्यक्रम के रूप में मना रहा है। 5 जुलाई को ही रामविलास पासवान की जयंती भी है। RJD की तरफ से पहले ही घोषणा की गई है कि पार्टी की तरफ से इसे राज्य भर में मनाया जाएगा। वहीं RJD नेता तेजस्वी यादव के देखरेख में पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। हालांकि पार्टी की तरफ से कहा गया है कि कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन लालू प्रसाद ही करेंगे। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि 5 जुलाई को राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के नेता 25-25 पौधे भी लगाएंगे। बता दें, RJD नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 25 सालों के कठिन परिश्रम के दम पर ये पार्टी खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि RJD किसी जाति या धर्म की पार्टी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी का विस्तार नए क्षेत्रों में भी हो रहा है। आपको बता दें, लगातार बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच लालू प्रसाद स्थापना दिवस कार्यक्रम में किन बातों पर जोर देंगे, इसे लेकर सबकी निगाहें होंगी। बताते चले कि हाल ही के दिनों में राजद की तरफ से लगातार ये दावे होते रहे हैं कि आने वाले समय में राज्य की NDA सरकार गिर जाएगी।
जेडीयू और आरजेडी दोनों ही दलों की तरफ से एक दूसरे को तोड़ने का दावा किया जा रहा है। क्या कर्ज देने की योजना से सुधर जाएगी हमारे देश की अर्थव्यवस्था? देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। यावत जीवेत सुखम जीवेत, यानी जब तक जियो सुख से जियो। और यहाँ तो हाल ऐसा है कि दुख ही दूर होने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना से बुरी तरह मार खाई हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कुल मिलाकर 6,28,993 करोड़ रुपए का नया पैकेज लाने का ऐलान किया है। इसके पहले भी मोदी सरकार करीब 24,35,000 करोड़ रुपए के राहत और स्टिमुलस पैकेज देने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन इसमें से ज्यादातर रकम कर्ज के नाम पर ही दी जानी है। अब वो कर्ज वापस आएगा या नहीं, यह एक अलग सवाल है। लेकिन कोरोना राहत के पहले ऐलान के बाद से जितना कुछ सामने आया है वो मोटे तौर पर उधार बांटने की ही योजना है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि लोग पहले लिए हुए कर्ज चुकाने की हालत में आएं और नए कर्ज लेने की हिम्मत दिखा सकें। पिछले साल कोरोना संकट शुरू होने के तुरंत बाद यानी 26 मार्च को वित्त मंत्री ने गरीबों को सीधे और तात्कालिक मदद पहुंचाने के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इस राहत में शहरों और गांवों में गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने का इंतजाम शामिल था। सरकार ने दावा किया कि देश में 80 करोड़ लोगों को अगले 3 महीनों तक दाल, चावल और गेहूं जैसी चीजें दी जाएंगी, ताकि लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए लोगों को खाने का इंतजाम हो सके। सफाई कर्मचारियों और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों के लिए एक विशेष बीमा योजना लाई गई और काफी बड़ी संख्या में लोगों के खातों में सीधे रकम डालने का इंतजाम भी हुआ। इसमें गांव और शहर दोनों के ही लोग शामिल थे। एक सीमा से छोटी इकाइयों में काम करने वाले और 15,000 से कम तनख्वाह पाने वाले लोगों के लिए सरकार ने पीएफ की रकम भी 3 महीने तक अपने पास से भरने का ऐलान किया था। डेबिट कार्ड से पैसा निकालने पर चार्ज खत्म किया गया और बैंकों में मिनिमम बैलेंस की शर्त भी। सरकार को उम्मीद थी कि 2-3 महीनों में कोरोना का खतरा टल जाएगा और सब कुछ पटरी पर आने लगेगा। हम आप भी ऐसा ही सोच रहे थे। यह ज्यादातर इंतजाम भी 3 महीने के नजरिए से ही किए गए थे और साथ में यह फिक्र भी थी कि इसके तुरंत बाद चीजों को सुधारने के लिए एक धक्का और लगाना होगा। 2 महीने बाद यानी मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के एक आर्थिक स्टिमुलस पैकेज का ऐलान किया। स्टिमुलस यानी ऐसा इंतजाम जिससे अर्थव्यवस्था को उछलने का दम मिल सके। प्रधानमंत्री ने तो आत्मनिर्भर भारत का ऐलान कर दिया और साथ में बता दिया कि पैकेज का ब्यौरा वित्त मंत्रालय से आएगा। अगले कई दिन तक वित्त मंत्री और उनके साथी राज्य मंत्री ने अंग्रेजी और हिंदी में कई किश्तों में इस पैकेज का ब्यौरा पेश किया। सारा ब्यौरा सामने आने के बाद अधिकतर विशेषज्ञों की राय यह थी कि दरअसल यह पैकेज कम और पैकेजिंग ज्यादा है। अव्वल तो इसमें सरकार के तमाम पुराने ऐलान भी जोड़ लिए गए और रिजर्व बैंक के उठाए कदमों से बाजार में आने वाला करीब 8 लाख करोड़ रुपए का नकदी बढ़ाने का असर भी इसमें शामिल कर लिया गया था। बाल की खाल निकालने वाले जानकारों ने तो यहाँ तक कहा कि जितना कहा जा रहा है यह पैकेज दरअसल उसका 10वां हिस्सा भी नहीं है। और यह पैकेज सामने आने के साथ ही यह बहस भी खड़ी हो गई थी कि आखिर तरह तरह के कर्ज बांटकर सरकार अर्थव्यवस्था को क्या सहारा देने की सोच रही है, जबकि जरूरत तो बाजार में डिमांड पैदा करने की है। कर्ज तो कोई तब लेगा ना जब उसे पैसे की जरूरत होगी। जब लॉकडाउन, बेरोजगारी और अनिश्चितता की वजह से बाजार में मांग करीब करीब खत्म हो चुकी हो, ऐसे में व्यापारियों या उद्योगपतियों को कर्ज देने से क्या फायदा होना था। और उससे बड़ी बात यह थी कि ऐसे में कर्ज लेने आएगा कौन। इस बीच एक बात जरूर हुई, व्यापारिक कर्जों और घर के कर्ज या कार, स्कूटर या घर के सामान जैसी चीजों या किसी भी चीज से लिए गए पर्सनल लोन की भी ईएमआई भरने से कुछ महीनों की छूट जरूर मिल गई। हालांकि इस बीच भी ब्याज चढ़ते रहना था। फिर भी बेहद मुसीबत में फंसे लोगों के लिए यह कुछ राहत का सबब तो बना।
नवंबर के महीने में फिर 2,65,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज आया, आत्मनिर्भर अभियान का तीसरा चरण। इस बार निर्मला सीतारमण ने रोजगार पैदा करने पर जोर दिया और कुछ ऐसे सेक्टरों को सहारा देने का इंतजाम किया गया जिनसे रोजगार बढ़ाने की उम्मीद थी। कोरोना के दौरान रोजगार खो चुके लोगों या नए लोगों को रोजगार पर रखने वाली इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लाई गई। छोटे उद्यमियों के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की मियाद बढ़ाई गई और 10 चैंपियन सेक्टरों को PLI स्कीम में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए देने का इंतजाम भी किया गया। और भी कई ऐलान थे और उन पर काम भी हो रहा है, लेकिन समस्या खत्म होने के बजाय विकराल होती ही दिख रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि कोरोना खत्म होने के बजाय दोगुना जोर से फिर हमलावर हो गया और अब तीसरी लहर की आशंका भी है। लेकिन सरकार ने अब जो ताजा ऐलान किए हैं वो दूसरी लहर के असर को ही कम करने की कोशिश करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 नई योजनाओं का ऐलान किया है। बच्चों के इलाज की सुविधाएं बढ़ाने के लिए 23,220 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है और खासकर पिछड़े इलाकों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने यानी इलाज की बेहतर सुविधाएं बनाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई जा रही है। दरअसल यह लोन गारंटी स्कीम 1,10,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें से 50,000 करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए और बाकी 60,000 करोड़ के कर्ज दूसरे सेक्टरों के लिए होंगे। इसके अलावा कोरोना की सबसे बुरी मार झेल रहे टूरिज्म सेक्टर को सहारा देने के लिए ट्रैवल एजेंटों को 10 लाख रुपए और टूरिस्ट गाइडों को 1 लाख रुपए का कर्ज सरकार की गारंटी पर दिया जाएगा। यही नहीं, इनका कारोबार बढ़ाने के लिए विदेशों से भारत आने वाले पहले 5 लाख टूरिस्टों की वीजा फीस माफ कर दी जाएगी। MSME उद्योगों को सहारा देने के लिए सरकार ने पहले से चल रही इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम का आकार 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। इस स्कीम में उद्यमियों को कुछ गिरवी रखे बिना कर्ज दिए जाते हैं। साथ ही वित्त मंत्री ने एक नई स्कीम का ऐलान भी किया, जिसमें 25 लाख छोटे कारोबारियों को 1.25 लाख रुपए तक का कर्ज रियायती ब्याज दर पर दिया जाएगा। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना और नए रोजगार पैदा करने पर मिलने वाली इंसेंटिव स्कीम यानी PLI की मियाद भी एक साल बढ़ाने का ऐलान किया है। लेकिन इस बात पर गंभीर सवाल हैं कि इन योजनाओं से कितना फायदा होगा और किसे होगा। सरकार पहले ही जो क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई थी उसमें 3 लाख करोड़ के सामने सिर्फ 2,69,000 करोड़ रुपए का ही कर्ज उठा है। फिर 1.5 लाख करोड़ बढ़ाकर सरकार क्या हासिल करेगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस वक्त कंज्यूमर की जेब में पैसे डालकर मांग बढ़ाने की जरूरत है, उस वक्त सरकार व्यापारियों और उद्यमियों को कर्ज देने पर क्यों इतना जोर दे रही है? इसके लिए वो गारंटी भी देगी, ब्याज की दर भी कम करेगी और गिरवी रखने की शर्त भी हटा देगी। लेकिन कर्ज लेकर कोई उद्योगपति या दुकानदार करेगा क्या? उसके लिए कर्ज की जरूरत या अहमियत तभी होती है जब उसके सामने ग्राहक खड़े हों और उसे माल खरीदने, भरने या बनाने के लिए पैसों की जरूरत हो। इस वक्त की सबसे बड़ी मुसीबत है बाजार में मांग की कमी और उसकी वजह है लाखों की संख्या में बेरोजगार हुए लोग, बंद पड़े कारोबार और लोगों के मन में छाई हुई अनिश्चितता। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने और पढ़ने के लिए www.newsnexttv.com पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे न्यूज़ वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी जुड़ सकते हैं। अपना रखिए बहुत ख्याल। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।